एक बेहतरीन सेशन को लेकर के। आज के वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जल भारत के कुल सतही जल का 1.16% है। राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना 15.86 मिलियन एकड़ फीट MAF है। अफवाह: निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। अफवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। कोई नदी अपनी सहायक नदियों सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है वह उसका प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी जल अफवाह तंत्र कहलाता है। राज्य में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है: आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र, जिसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह के अफवाह तंत्र। इस टॉपिक को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में आंतरिक अफवाह तंत्र, फिर अरब सागर की नदियाँ, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसके बारे में हम 3 वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सर्वाधिक अफवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह 60% का अफवाह तंत्र है। आंतरिक प्रवाह ऐसी नदी हो जिनका जल सागर अथवा महासागर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनका जल स्थानीय सीमा में धरातल या झील में विलीन हो जाता है। काबर हो जाता है, झील या में विलीन हो जाता है। नदी क्या होती है? धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहता है। मार्ग धरातल व जलवायु के आधार पर निर्धारित है। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी मिलती है तो उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है जल विभाजक। एक नदी द्रोणी या नदी बेसिन दूसरी नदी द्रोणी से जिस पर्वत या उच्च भूमि द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में अरावली पर्वत श्रेणी उसके उत्तर की उच्च भूमि सिंधु और गंगा द्रोणी का अलग करने के कारण जल विभाजक का काम करती है। जल संभर एक अपार द्रोणी को दूसरे अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण कहा जाता है। एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाद क्षेत्र का अपवाद द्रोणी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह नदियों में पढ़ने से पहले हम इसके एक पूरे इंडेक्स को देख लेते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र में 60% आंतरिक अफवाह तंत्र का आता है। 60% आंतरिक अफवाह तंत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र 17% है। बंगाल की खाड़ी में 23% नदियों का जल गिरता है। जिसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे केवल आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है? घग्गर, कांकनी, कांतली, मेधा, रूपनगढ़, स्याबी, रूपारेल, खारी, खंडेल, तुरमती, निमड़ा, रोहिली, कुकुंद, भंगाणा। ये प्रमुख नदियाँ आंतरिक प्रवाह में आती है। किस में आती है? आंतरिक प्रवाह में आती है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 4 मुख्य नदियाँ हैं, जिसमें 4 मुख्य नदियों में कौन कौन से? लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। लूनी की सहायक नदियाँ है सोंकड़ी, सगाई, सागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई। और माही की है सोम, जाकम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, एराव, ईरू, ईरी। साबरमती की है सेई नाड़ी, हतमती, वाकल, वेतरक, माजम, मिसवा। पश्चिम बनास के सोकड़ी, कुकड़ी, गोहलन,
धारवेल। और नेक्स्ट है कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें दो प्रमुख नदी है। कौन सी है, चंबल और बनास। चंबल और बनास। बनास की सहायक नदियों में बनास, पार्वती, काली सिंधी, छोटी काली सिंधी, छिपरा, गुजाली, ब्राह्मणी और ईज। और बनास की सहायक नदियों में आ जाती है बेड़च, मेलाल, कोठारी, खांडी, बांडी, मासी, मोरेल। ये प्रमुख नदियाँ आ जाती है। चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों में पहली है हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। हिमाचल में बहने के पश्चात पंजाब, हरियाणा में बहती है। तो ये नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है और भटनेर में विलुप्त हो जाती है। जब इस नदी में वर्षा अधिक होती है तो इसका जल श्री गंगानगर, अनूपगढ़ जिले के बिजनौर नामक स्थान से होता हुआ पाकिस्तान में बहरावल नगर, पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। पूर्व में फोर्ट अब्बास भागलपुर जिले में आता है। घग्गर नदी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी को सरस्वती, दुरस्वती, नट, नाली, मृत, डेड रिवर या सोतर वाहिदी या लेटी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैदिक काल में इस नदी को सरस्वती या दरस्वती के नाम से जाना जाता था। सरस्वती की सहायक नदी घग्गर है। सरस्वती नदी के पाट पर बहने के कारण घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में नाली के रूप में जाना जाता है। यानी पाट के रूप में बहने के कारण हनुमानगढ़ में इसको किस नाम जानते हैं, नाली के रूप में जानते हैं। इसका उद्गम स्थल कभी विलुप्त होने, कभी प्रवाहित होने के कारण घग्गर नदी को नटखट या नट के नाम से भी जाना जाता है। भटनेर के मैदान में विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। पाकिस्तान में इस नदी का भाव क्षेत्र आकड़ा कहलाता है। हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा है। सभ्यता विकसित हुई। कौन सी, कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी। हनुमानगढ़ में सरस्वती दरस्वती नदी के किनारे भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ शहर, तलवाड़ा झील स्थित है। घग्गर के बहाव क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। घग्गर राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। श्री गंगानगर, सूरतगढ़ शहर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा में इस नदी के किनारे बनावली सभ्यता ओटू झील है। घग्गर आंतरिक प्रवाह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। घग्गर की एक शाखा दरस्वती की शुष्क घाटी नौहर भादरा में स्थित है। घग्गर नदी इंदिरा गांधी नहर को बड़ोपल, हनुमानगढ़ में काटती है। घग्गर नदी को मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर का उपजाऊ मैदान काठी या बागी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी गंगनगर नहर में बहाव क्षेत्र सोडावाटी कहलाता है। घग्गर का दोआब क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से घग्गर, सरस्वती, सतलज नदियों के निक्षेपण से बना है। किससे बना है? सरस्वती और सतलज नदियों के निक्षेपण से ये बना है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहती हुई पाकिस्तान में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवाह में हमारी कांकनी नदी। कांकनी नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है। जैसलमेर में बहती हुई यह नदी मीठड़ी खाड़ी नामक स्थान में विलुप्त हो जाती है। कांकनी आंतरिक प्रवाह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई 17 से 27 किलोमीटर के बीच है। कांकनी नदी को कांकने या कांकनी, मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है।
काकनी नदी पर जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। कौन सा? काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। काकनी के उद्गम को स्थल मसूरदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मसूरदी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर में ये नदी भुज झील रूपसी गांव को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है कांतली नदी। कांतली नदी इस नदी का उद्गम सीकर की हंडेला पहाड़ी रेवासा गांव तथा रामगढ़ तहसील से होता है। सीकर में बहने के पश्चात झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला गांव झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी को कांतली या मौसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन समय में वर्षा ऋतु में बाढ़ प्रकोप के लिए विख्यात थी। नीम का थाना सीकर में इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कांतली के बाहु क्षेत्र में बरखान या बालू का स्तूप कांतली नदी की शेखावटी अंत प्रवाह प्रदेश की प्रमुख नदी है। गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह क्या है? सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। झुंझुनू जिले को ये नदी 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू में इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है। कौन सभ्यता? सुनारी सभ्यता स्थित है। झुंझुनू का उदयपुर वाटी इसी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ यूरेनियम की खोज की गई थी। झुंझुनू में इस नदी के पास घास का मैदान बीड़ स्थित है। यहाँ पर राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। मेथा नदी इस नदी का उद्गम जयपुर में शाहपुरा तहसील के मनोहरपुरा थाना से होता है। जयपुर में बहने के पश्चात ये नदी नागौर में बहती हुई सांबर झील में अपना जल गिराती है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मेथा नदी वर्तमान में जयपुर डीडवाना कुचामन से होते हुए सांबर झील में अपना जल गिराती है। मेथा नदी मेघना नदी के नाम से भी जानी जाती है। नागौर में इस नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ या जैन धर्म का पुष्कर स्थित है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात लूणवा जैन तीर्थ वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। सांबर झील में जल गिराने वाली नदियाँ मेथा, रोपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरमती है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी मेथी नदी है। सांबर झील में उत्तर दिशा में मेथा, दक्षिण दिशा में जल गिराने वाली रोपनगढ़ है। खारी, खंडेला, तुरमती नदियाँ पूर्व दिशा से बहती हुई सांबर में झील में जल गिराती है। सांबर झील में जल गिराने वाली तोंदी का नाला, जपोक नाला, नालियासर नाला, देवयानी का नाला, बांडी का नाला, नागौर का नावा नामक स्थान इसी नदी के पास स्थित है, जहाँ राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी स्थित है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नावा नामक स्थान पर वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। रोपनगढ़ उद्गम इस नदी का उद्गम अजमेर की कुचिल झील नागपाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट नामक स्थान से होता है। अजमेर में बहने के पश्चात ये नदी सांबर झील में अपना जल गिराती है। अजमेर में इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलीमाबाद स्थित है। रोपनगढ़ ग्राम किशनगढ़ के पास राज्य का पहला ग्रीन टच मेगा फूड पार्क 2018 स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है साबी नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम जयपुर में सेवर की फाड़ी से होता है। जयपुर के पश्चात अलवर में बहती हुई यह नदी हरियाणा के गुरुग्राम जिले की पटौदी गांव की नजफगढ़ झील में जल गिराती है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात साबी नदी का बहाव क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा में जिले में बहती हुई यह नदी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी गांव में नजफगढ़ झील में जल गिराती है।
जयपुर जोधपुर सभ्यता। जयपुर का जोधपुरा सभ्यता स्थल इस नदी के किनारे पर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता में हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जोधपुरा सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है साबी की सहायक नदी सोता नाला है। कौन सी है? सोता नाला साबी की सहायक नदी है। साबी नदी नेशनल हाईवे 48 NH की तरफ बहती है। वर्षा ऋतु में यह नदी विनाश लीला चौड़ापाठ के लिए प्रसिद्ध है। विनाश लीला चौड़ापाठ के लिए नदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रूपा रेल। रूपा रेल इसका उद्गम अलवर की थानागाजी तहसील में स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। अलवर में बहने के पश्चात यह नदी भरतपुर जिले में बहती हुई भरतपुर के कुशलपुर गांव के समय विलुप्त हो जाती है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात रूपा रेल नदी अलवर डीग भरतपुर में जिलों में प्रवाहित होती है। रूपा रेल को लसवारी बारह नदी के नाम से भी जाना जाता है। बारह नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नदी पर डीग मेल नौ सभ्यता मोती झील बांध सीकरी बांध स्थित है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डीग मेल सीकरी बांध वर्तमान में डीग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मोती झील। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट कौन सा? सूरजमल जाटों के प्लेटो जाटों का अफलातून ने करवाया था। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। रूपा रेल नदी पर अलवर में नटनी का बारा स्थित है। नटनी का चबूतरा उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। कांकुंड या कुंकुंद नदी कांकुंड नदी का राज्य में प्रवेश बयाना तहसील भरतपुर के दक्षिण पश्चिम सीमा से होता है। कांकुंड नदी का जल पारेट बांध में एकत्रित किया जाता है। पारेट बांध के जल का उपयोग बयाना रूपबास तहसीलों में किया जाता है। कांकुंड नदी के किनारे चैनपुरा बारेठा नामक गांव स्थित है। दिर नामक जलप्रपात कांकुंड नदी पर स्थित है। इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है। सरस्वती नदी इस नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में मिलता है। इस नदी का उद्गम तुषार क्षेत्र में मीरपुर पर्वत से होता है। पंजाब में सरस्वती नदी को चितांग कहते हैं। सरस्वती नदी पूरी पंजाब से राजस्थान बहती है। रोहिला नदी इस नदी का उद्गम जैसलमेर जिले में होता है। नीमड़ा नदी इस नदी का उद्गम बाड़मेर जिले से होता है। नीमड़ा रोहिली नदियों में सबसे ज़्यादा बरसात के कारण 2006 में बाड़मेर के कवास में क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कवास क्षेत्र बालोतरा जिले की बायौत तहसील में आता है स्थित है। खारी खंडेला तुर्मती नदियों का उद्गम जयपुर में अरावली की पहाड़ी से होता है तथा जयपुर में बहने के पश्चात ये नदियाँ सांबर झील में अपना जल गिराती है। द्रव्यवती नदी यह नदी जयपुर शहर जिले के नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। द्रव्यवती नदी का समापन कानोता बांध जयपुर में होता है। द्रव्यवती नदी को अमानी सहायका नाला के नाम से भी जाना जाता है। द्रव्यवती का प्रमुख उद्देश्य जयपुर शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। द्रव्यवती नदी का प्रमुख उद्देश्य जयपुर शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। अमानी सहाय नाला को जयपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में द्रव्यवती नदी जयपुर में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं से सामना कर रही है। साथियों, ये था राजस्थान का अफवाह तंत्र। इसमें अफवाह तंत्र में आज हमने पहले वीडियो में पढ़ा आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में। अगले दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। फिर ये हमारे यह टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मिलता है ऐसे शानदार सेशन को लेकर अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।